पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद जनता में सोने चांदी की बखेर करके जनता का समर्थन प्राप्त किया तथा निजामुद्दीन औलिया एवं अब्बासी खलीफा से स्वयं को भारत का सुल्तान स्वीकार करवा लिया। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सपनों पर अमल करना आरंभ किया। अपने पिता गाजी तुगलक की हत्या से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक ने वह हर जघन्य कार्य किया जो उसने अपनी कल्पनाओं एवं सपनों को साकार करने के लिए जरूरी समझा। इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से हम मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है योजनाओं का काल तथा दूसरा है विद्रोहों का काल। मोहम्मद बिन तुगलक ने ईस्वी 1325 से ईस्वी 1335 तक के काल में कई योजनाएं बनाकर लागू की, जिनमें उसे आंशिक सफलता तथा आंशिक विफलता प्राप्त हुई। ईस्वी 1335 से ईस्वी 1351 तक के काल को विद्रोहों का काल कहा जाता है, जिसमें साम्राज्य के विभिन्न भागों में सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह हुए और सुल्तान का जीवन इन विद्रोहों का दमन करने में खप गया। दिल्ली का सुल्तान बनते ही मोहम्मद बिन तुगलक ने राजस्व सुधार के लिए कई कानून बनाए। उसने समस्त सूबेदारों को अपने अपने सूबों के हिसाब भेजने के आदेश दिए तथा उन सूबों की आय व्यय का हिसाब रखने के लिए एक रजिस्टर तैयार करवाया। ऐसा करने के पीछे मोहम्मद बिन तुगलक का उद्देश्य यह था कि सल्तनत के समस्त सूबों में एक समान लगान व्यवस्था लागू की जाए और कोई भी गांव लगान देने से मुक्त न रहे। गयासुद्दीन तुगलक की तरह मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कृषि की उन्नति के लिए प्रयास किए। उसने अलग से कृषि विभाग की स्थापना की। उस विभाग का नाम दीवान-ए-कोही था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने 60 वर्ग मील का एक भूभाग चुनकर उसमें विभिन्न फसलों की बुवाई करवाई तथा उनमें खाद बीज संबंधी प्रयोग करवाए। इस कार्य पर 3 वर्ष में 70 लाख टका व्यय किया गया, किंतु सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, किसानों की उदासीनता तथा समय की कमी के कारण यह योजना असफल रही और बंद कर दी गई। दिल्ली का सुल्तान बनने के थोड़े ही दिन बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब के किसानों पर करों में वृद्धि की। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार बढ़ा हुआ कर प्रचलित करों का 10 तथा 20 गुना था। किसानों पर भूमि कर के अतिरिक्त घरी अर्थात गृह कर और चरही अर्थात चारागाह कर भी लगाया गया। प्रजा को इन करों से बड़ा कष्ट हुआ। दुर्भाग्य से इन्हीं दिनों अकाल पड़ गया और चारों ओर विद्रोह की अग्नि भड़क उठी। शाही सेनाओं ने विद्रोही किसानों को कठोर दंड दिए। इस पर किसान जंगलों में भाग गए। शाही सेना ने जंगलों से किसानों को पकड़कर उन्हें यातनाएं दी। बहुत से किसानों को आग में झोंक दिया गया। उनके घर जला दिए गए तथा उनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार किए गए। सरकार द्वारा किए जा रहे इस दमन के कारण दोआब के किसानों का सर्वनाश हो गया। गांव-गांव चीत्कार होने लगा तथा गली गली से धुआं उठने लगा। जब शाही सैनिकों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के समाचार सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के कानों तक पहुंचे तो सुल्तान ने सेनाओं को आदेश दिया कि वे दमन रोक दें, परंतु तब तक प्रजा का सर्वनाश हो चुका था। इस कारण प्रजा सुल्तान की कृपा से कोई लाभ नहीं उठा सकी। इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दोआब में की गई कर वृद्धि के अलग अलग कारण बताए हैं। बदायूनी का कहना है कि यह अतिरिक्त कर दोआब की विद्रोही प्रजा को दंड देने तथा उस पर नियंत्रण रखने के लिए
लगाया गया था। सर हेग ने भी इसी मत का अनुमोदन किया है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि सुल्तान ने अपने रिक्त कोष की पूर्ति के लिए 2 आब पर अतिरिक्त कर लगाया था। गार्डनर ब्राउन का कहना है कि 2 आब साम्राज्य का सबसे अधिक धनी तथा समृद्धिशाली भाग था, इसलिए इस भाग से साधारण दर से अधिक कर वसूला जा सकता था। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि 2 आब का कर शासन प्रबंध को सुधारने के विचार से बढ़ाया गया था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की यह योजना सफल नहीं हुई। इतिहासकारों की दृष्टि में इसकी असफलता के 2 प्रमुख कारण थे। पहला कारण यह था कि प्रजा बढ़े हुए कर को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। यह स्वाभाविक ही था, क्योंकि कोई भी अधिक कर देना पसंद नहीं करता। दूसरा कारण यह था कि इन्हीं दिनों 2 आब में अकाल पड़ गया था, जिसके कारण जनता बढ़े हुए कर को नहीं चुका पाई। इस प्रकार बदायूनी, सर हेग तथा गार्डनर ब्राउन आदि इतिहासकारों ने 2 आब में कर वृद्धि के लिए मोहम्मद बिन तुगलक की नीति का समर्थन किया है तथा किसानों को दोषी बताया है, जबकि जियाउद्दीन बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक की कर नीति की कटु आलोचना की है। कुछ इतिहासकारों ने जियाउद्दीन बर्नी पर ही आक्षेप लगाए हैं कि बर्नी द्वारा की गई आलोचना में अतिरंजना है, क्योंकि जियाउद्दीन बर्नी स्वयं उलेमा वर्ग का था, जिसके साथ सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं थी। इसलिए सुल्तान की निंदा करना बर्नी के लिए स्वाभाविक ही था। इसके अतिरिक्त जियाउद्दीन बर्नी स्वयं भी बरान का रहने वाला था और बरान के किसानों को भी 2 आब में की गई कर वृद्धि का शिकार बनना पड़ा था। इसलिए जियाउद्दीन में अपने क्षेत्र के किसानों के प्रति प्रेम का आवेश था। जियाउद्दीन बर्नी के आलोचकों का कहना है कि 2 आब में हिंदू किसानों से पहले से ही 50% कर लिया जा रहा था। ऐसी स्थिति में करों में 10-20 गुना वृद्धि कैसे की जा सकती थी। यह सही है कि जियाउद्दीन बर्नी द्वारा की गई मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचना में अतिशयोक्ति है, किंतु जियाउद्दीन की बातों को बिल्कुल निर्मूल भी नहीं कहा जा सकता। सुल्तान द्वारा कर वृद्धि की गई थी, इस तथ्य को समस्त इतिहासकारों ने स्वीकार किया है। निश्चित रूप से यह कर वृद्धि अत्यधिक थी, अन्यथा किसान खेतों एवं गांवों को छोड़कर जंगलों में नहीं भागे होते तथा सैनिकों ने किसानों की औरतों के साथ बलात्कार नहीं किए होते। गार्डनर ब्राउन ने कर वृद्धि के मामले में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को बिल्कुल निर्दोष सिद्ध करने का प्रयत्न किया है और प्रजा की हालत खराब होने का सारा दोष जनता पर एवं अकाल पर डाला है। परंतु यदि ऐसा था तो सुल्तान को अकाल आरंभ होते ही अतिरिक्त कर हटा देना चाहिए था और प्रजा की सहायता की व्यवस्था करनी चाहिए थी। उसे शाही कर्मचारियों पर भी पूरा नियंत्रण रखना चाहिए था, जबकि सुल्तान ने इनमें से कोई कार्य नहीं किया। इसलिए सुल्तान को उसके उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता। अगली कड़ी में देखिए, लोग गालियां लिखे कागज तीरों में बांधकर मोहम्मद बिन तुगलक के महल में फेंकते थे। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।